गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब लोग हिंदू लॉ के सीरीज़ को श्रृंखला को जारी किए हुए हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू विधि की स्कूल्स क्या-क्या हैं और हिंदू विधि के उन स्कूलों का क्या योगदान है हिंदू विधि के विकास में और हिंदू विधि के जो है लागू होने में। तो हिंदू विधि के स्कूल को हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ये स्कूल क्या है और कहाँ-कहाँ पे लागू हैं और इनके क्या-क्या इम्पैक्ट हैं। तो हिंदू विधि का स्कूल भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न कानूनी मतों को संदर्भित करने के लिए स्कूल ऑफ लॉ शब्द से गढ़ा गया है। स्कूल का तात्पर्य हिंदू कानून के नियमों, पद्धतियों और सिद्धांतों से है जो कि मतभेद में है और संहिताबद्ध नहीं है। उन्होंने देखा कि हिंदू कानून के नियम जगह-जगह अलग हैं, उनमें एकरूपता का अभाव है। इस भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से ही हिंदू विधि स्कूल की इस रचना को प्रतिपादित किया गया है। हिंदू विधि स्कूल का उदय मूलतः हिंदू न्यायशास्त्रियों में से कोई स्कूल नहीं थे। श्रुति और स्मृति पर विभिन्न टीकाओं के उद्भव के कारण विभिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हुई। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है। श्रुतियों में 4 वेद, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनके वाचनकर्ता शामिल हैं। वेदों में मुख्य रूप से बलिदान, अनुष्ठान, रीति रिवाजों के बारे में, धर्म कर्म के सिद्धांतों के बारे में उनको शामिल किया गया है। स्मृत का अर्थ जो याद किया गया है, जिसमें वे कार्य शामिल हैं जो ऋषियों की स्मृतियों के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के रूप में विभाजित किया है। देश के एक भाग में कई टिप्पणियाँ, देश के दूसरे भाग में हिंदू धर्म से संबंधित अन्य टिप्पणियों के भी रूप में मिलते हैं। सुरुच पट्टी बनाम राजेंद्र 1839 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न स्थानीय रीति रिवाजों के कारण हिंदू कानून के विभिन्न स्कूल उत्पन्न हुए हैं। हिंदू विधि स्कूल का अस्तित्व हिंदू विधि कानून के संहिताबद्ध स्कूलों के अस्तित्व की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी संहिताबद्ध हिंदू कानून सभी हिंदुओं के लिए एक समान कानून निर्धारित करता है। हिंदू विधि स्कूल के हिंदू विधि को असंहिताबद्ध क्षेत्रों के संबंध में ही प्रासंगिक है। हिंदू विधि स्कूल मुख्यतः 2 प्रकार के स्कूल हैं। एक है मिताक्षरा स्कूल, एक है दया भाग। मिताक्षरा स्कूल को याज्ञवल्क्य की स्मृति पर और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा शीर्षक से टिप्पणी की थी। मिताक्षरा के अनुयायियों को मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। मिताक्षरा न केवल याज्ञवल्क्य की स्मृतियों पर एक टिप्पणी है, बल्कि यह हिंदू कानून की लगभग सभी प्रमुख स्मृतियों का सार भी है। इस स्कूल के प्रावधान बंगाल और असम राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हैं। मिताक्षरा स्कूल की विशेषताएं क्या हैं? तो मिताक्षरा स्कूल संयुक्त परिवार प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जहां पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार होता है। दूसरा विशेषता जो है उसमें उत्तरजीविता की अवधारणा को भी मान्यता दी गई है, जहां मृतक सहदायिकी का हिस्सा स्वतः ही संयुक्त संपत्ति में या सहदायिकी संपत्ति स्वतः ही उसको हस्तांतरित हो जाती है। मिताक्षरा स्कूल की एक अनूठी विशेषता यह भी है कि सहदायिकी पुरुष संतान एक ही पूर्वज के 4 पीढ़ियों का जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेती है। एक महिला कभी भी पैतृक संपत्ति में सहदायिकी नहीं बन सकती, लेकिन हिंदू विधि उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी पुरुषों की तरह सहदायिकी बनाने का अधिकार दिया है। मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत उप स्कूल जो हैं, सब स्कूल्स क्या हैं उनको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत 4 उप स्कूल हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है मद्रास स्कूल या द्रविड़ विचारधारा, दूसरा है
महाराष्ट्र स्कूल या बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बनारस स्कूल या बनारस की विचारधारा। चौथा है मिथिला विचारधारा या मिथिला स्कूल्स। पहला जानेंगे कि मद्रास स्कूल और द्रविड़ विचारधारा क्या क्या है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या रचनाएं हैं और कहाँ क्या इनका प्रभाव है। तो मद्रास स्कूल और द्रविड़ विचारधारा यह दक्षिण भारत में मौजूद है। इस स्कूल द्वारा स्वीकृत मुख्य ग्रंथ देवानंद भट्ट द्वारा रचित स्मृति चंद्रिका है। विधवा द्वारा गोद लेने के मामले में एक विशेष प्रथा है कि वैध गोद लेने के लिए सपिंडों की सहमति आवश्यक थी। दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सपिंड माना जाता है यदि उनकी पिछली 3 पीढ़ियों में एक ही पूर्वज रहा हो। दूसरे शब्दों में, यदि वे 3 पीढ़ियों के भीतर एक ही रक्त रेखा साझा करते हैं तो उन्हें सपिंड माना जाता है। दूसरा स्कूल है महाराष्ट्र स्कूल या स्कूल ऑफ बॉम्बे थॉट्स। यह बम्बई और गुजरात में मौजूद है। इस स्कूल द्वारा स्वीकृत मुख्य ग्रंथ नीलकंठ द्वारा रचित व्यवहार मायूख है। इस स्कूल में धार्मिक और नागरिक कानूनों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तीसरा स्कूल है बनारस स्कूल ऑफ थॉट्स। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में है सिवाय पंजाब के, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथागत कानून द्वारा इसका प्राधिकार संशोधित किया गया है। इस स्कूल द्वारा स्वीकृत मुख्य ग्रंथ मिश्र द्वारा रचित वीर मित्रोदय है। मिथिला स्कूल ऑफ थॉट्स यह त्रिभुज उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पास के क्षेत्रों में मौजूद है। इस संप्रदाय द्वारा मुख्य रूप से प्रमाण वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित विवाद चिंतामणि और चंदेश्वर ठाकुर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर है। दूसरा स्कूल है मिताक्षरा और दयाभाग। मिताक्षरा को जो रचयिता है वो विज्ञानेश्वर हैं और दयाभाग के जीमूत वाहन है। तो दयाभाग स्कूल को समझेंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति और कुछ अन्य स्मृतियों पर जीमूत वाहन ने दयाभाग शीर्षक के तहत टिप्पणी की। यह केवल बंगाल और असम में मौजूद है। इसका कोई उप स्कूल नहीं है। दयाभाग स्कूल की विशेषताएं हैं कि सपिंड संबंध पिंड अर्पण से होता है। दूसरा है हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति पर जन्म से नहीं बल्कि पिता की मृत्यु पर ही मिलता है। संपत्ति के हस्तांतरण की प्रणाली उत्तराधिकार द्वारा है। पिता की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों पुत्रों को निश्चित हिस्सा मिलता है। प्रत्येक भाई को संयुक्त परिवार की संपत्ति के एक निश्चित हिस्से पर स्वामित्व प्राप्त होता है, इसलिए वह अपना हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है। पति के मृत्यु होने पर विधवा पति के अन्य भाइयों के साथ साझेदारी बन जाती है। वह अपने हिस्से का बंटवारा करवा सकती है। मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल में क्या क्या अंतर है तो समझेंगे। मिताक्षरा स्कूल के अनुसार पैतृक शक्ति पर जन्म से ही अधिकार होता है, परंतु दयाभाग स्कूल में पैतृक संपत्ति पर अधिकार अंतिम मालिक की मृत्यु के बाद ही दिया जाता है। मिताक्षरा स्कूल में पुत्र संपत्ति का सहस्वामी बन जाता है तथा पिता के समान अधिकार प्राप्त होता है, जबकि दयाभाग स्कूल में किसी भी व्यक्ति के पैतृक संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार को मान्यता नहीं देती। तीसरा कंपैरिजन है वो पिता को संपत्ति हड़पने का पूर्ण अधिकार नहीं है मिताक्षरा स्कूल में, जबकि दयाभाग स्कूल में पिता को पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है कि वह अपने जीवन काल में उस संपत्ति का एकमात्र स्वामी होता है। मिताक्षरा स्कूल में बेटे को संपत्ति का स्वामी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह पिता के विरुद्ध जाकर भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करा सकता है तथा अपने हिस्से की मांग कर सकता है, जबकि दयाभाग स्कूल में बेटे को अपने पिता के खिलाफ पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग को करने का कोई अधिकार नहीं। मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत उत्तरजीविता का नियम प्रचलित है और संयुक्त रूप से किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका परिवार हित परिवार के अन्य सदस्यों को हस्तांतरित हो जाता है, जबकि दयाभाग स्कूल के मामले में सदस्य की मृत्यु पर उसका
हित उसकी विधवा, पुत्र पुत्रियों जैसे उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा। सदस्य अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बेच सकते हैं, जबकि परिवार के सदस्यों को अपनी संपत्ति के निपटान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मिताक्षरा स्कूल उत्तराधिकार के मामले में रक्त संबंध या रक्त संबंध के नियम का पालन किया जाता है, जबकि उत्तराधिकार का निर्धारण दया भाग स्कूल में पिंडदान के नियम से होता है। उत्तराधिकार में मिताक्षरा में अपने हिस्से का बंटवारा करा सकते हैं, जबकि दया भाग स्कूल में अपने हिस्से का बंटवारा नहीं करा सकते।